गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ेंगे। अगली बार हम लोग हार्मोनल कंडक्शन पढ़ेंगे। कोलोजी को समझने के लिए अगर सीएनएस पर एक्टिंग ड्रग्स या हार्ट पर एक्टिंग ड्रग्स कोई भी पढ़नी हो तो उसके लिए हमें न्यूरोनल कंडक्शन और न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म हमें वहीं से समझ में आएगी। कोई भी जैसे एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एंजाइटी है, ये सारी ड्रग्स की मैकेनिज्म जो है हम लोग यही इसी कंडक्शन से, न्यूरोनल कंडक्शन से ही समझ पाएंगे। तो आज हम लोग जनरली जो है न्यूरोनल कंडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन पढ़ेंगे। तो शुरू में देखते हैं क्या चीज़ है ये। तो अगर हम न्यूरोनल कंडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और प्रोटीन, चार चीज़ों का मेन रोल होता है। सोडियम है, क्लोराइड है और पोटेशियम है और प्रोटीन है। यहाँ पर ये है जो है न्यूरॉन्स का साइटॉन और एक्सॉन वाला पोर्शन है। ये पूरा जो है एक्सॉन वाला पोर्शन है। तो ये एक्सोलेम्मा, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सोलेम्मा कहते हैं। और इसके अब अगर हम एक्सोलेम्मा मतलब एक्सोप्लाज्म, ये जो होगा ये एक्सोप्लाज्म कहलाएगा। एक्सोप्लाज्म के अंदर देखें तो क्या होता है कि पोटेशियम की जो पोटेशियम होता है वो पोटेशियम 30 टाइम्स मोर होता है यहाँ पर एक्सोप्लाज्म में, और सोडियम जो होता है 10 to 15 टाइम्स मोर होता है आउटर यानी ईसीएफ में, हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और आईसीएफ में पोटेशियम की जो है 30 टाइम्स होता है और ईसीएफ में सोडियम और क्लोराइड 10 to 15 टाइम्स होता है। कंपेरिजन टू दिस, यानी ईसीएफ में आईसीएफ की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा होता है, और आईसीएफ में पोटेशियम ईसीएफ की तुलना में 30 टाइम्स मोर होता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी स्टिमुलस दिया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा होगा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो अगर हम सबसे पहली स्टेज देखें, जिस समय कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा होता है, जैसे रेस्टिंग फेज होती है, कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा होता है, हम जो है सिंपली रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पोटेशियम के लिए तो परमिएबल होती है ये मेम्ब्रेन, जो एक्सोलेम्मा है ये पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है, लेकिन सोडियम के लिए परमिएबल नहीं होती है। तो क्या होता है कि पोटेशियम जा रहा होता है, और जब पोटेशियम जा रहा होता है तो जो मेम्ब्रेन है वो हाइपरपोलाइज की ओर बढ़ रही होती है। उस कंडीशन में ये एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस। इस एंजाइम का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये क्या करता है कि 3 सोडियम फ्रॉम द आईसीएफ टू ईसीएफ, 3 सोडियम एग्जिट आउट करता है आईसीएफ से ईसीएफ में, और 2 पोटेशियम आयन ईसीएफ से आईसीएफ को लेकर आता है, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है -70 मिलीवोल्ट। ये अगर हम देखें तो ये -60 to -90 होती है। तो अगर हम इसका वो लें तो -70 मान के चलें, तो -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ये पोलराइज स्टेट कहलाती है। ये रेस्टिंग फेज में होता है जब कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया जाता है किसी भी जो है न्यूरॉन्स को, या किसी भी पॉइंट पर, बॉडी के किसी भी पॉइंट पर जब कोई स्टिमुलस नहीं दिया जाता है तो जो मेम्ब्रेन के जो पोलराइजेबिलिटी है वो -70 मिलीवोल्ट ये मेंटेन रहती है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम स्टिमुलस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टिमुलस यहां पर दिया, तो जैसे ही स्टिमुलस देंगे तुरंत क्या होगा कि कैल्शियम आयन का मूवमेंट होगा। कैल्शियम आयन यहां पर मूव करेगा। कैल्शियम आयन ईसीएफ से आईसीएफ को जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम आयन ईसीएफ को जाएगा, जैसे ही कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा आईसीएफ में, तुरंत ही सोडियम, ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन के लिए एक्सोलेम्मा परमिएबल हो जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए, और हमें पता है कि 10 to 15 टाइम्स मोर होता है सोडियम एंड क्लोराइड ईसीएफ में। तो सोडियम अंदर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ जाने लगता है, जो -60 to -90 है ये जो है बढ़ने लगता है मीन्स ये है कि -70 है तो -60
50 माइनस 40, इस तरीके करके 0 आ जाता है, 0 के बाद +10 +20, इस तरीके से +32 +50 मिली वोल्ट हो जाता है। और जब मतलब अगर हम इसका एवरेज देखें तो +45, तो +45 ये है स्पाइक पोटेंशियल, इसको कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। यह वह पोटेंशियल है जिस पर मेम्ब्रेन अपने आप, इसे कहते हैं डिपोलाइज स्टेट, यानी जब स्टिमुलस देंगे तो डिपोलाइज स्टेट आएगी, मेम्ब्रेन अपने आप पोटेशियम के लिए परमेबल होती है, हो जाती है। ये उसके बाद मतलब स्टिमुलस जैसे दिया, सोडियम की एंट्री हुई फ्रॉम द ECF टू ICF, और जब पोटेंशियल +45 हो जाता है तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए हो जाती है और सोडियम के लिए ब्लॉक हो जाती है। तो क्या होता है, पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा जाने लगता है। तो जब पोटेशियम ज्यादा जाने लगता है तो -80 मिलीवोल्ट का यहां पर मेम्ब्रेन की पोलराइजेबिलिटी हो जाती है, -80 मिली। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइज स्टेट, या हम कह सकते हैं रीपोलराइज स्टेट। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वही कंडीशन, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है, यहां पर क्या हुआ कि -80 मिलीवोल्ट हो गया, जो एवरेज है -80 मिलीवोल्ट हो गया, जो कि हमें चाहिए क्या, -70, हमें एवरेज कहना चाहिए -70 मिलीवोल्ट का। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिलीवोल्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, 3 सोडियम को ECF से ICF को ले जाता है और 2 पोटेशियम को ECF से ICF में लाता है। तो अब यहां पे हमें देखना ये है कि कितनी स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है रेस्टिंग फेज की, जो कि पोलराइज स्टेट होती है, दूसरी होती है डीपोलराइज स्टेट, और तीसरी होती है रीपोलराइज स्टेट, या इसी को कहते हैं हाइपरपोलराइज स्टेट, और चौथी होती है रिकवरी फेज। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम ये देख लें कि जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है, सोडियम अंदर को आता है, यहां पर होती है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, यहां पर होती है निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होती है। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से जो पोटेशियम बाहर को जाता है वो यहीं पर चिपका होता है। ये गहराई की चीज है, मतलब बहुत अंदर की बात है, ये बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखना है। तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन यहाँ पर होती है और क्लोराइड यहाँ पर होता है, और सोडियम और पोटेशियम मतलब सोडियम यहाँ पर होता है। तो क्या होता है कि जो सोडियम है, वो सोडियम और प्रोटीन ये आपस में मतलब अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो है मेम्ब्रेन की तरफ ही रहते हैं। तो नॉर्मली हमें यही चीज पढ़ना है। अब जब हम कोई भी ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एपिलेप्सी पढ़ रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो एपिलेप्सी में हमारी डिफिनेशन रहेगी भाई फायरिंग ऑफ द सोडियम आयन एंड कॉजेज डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन बहुत तेजी से हो रहा होता है, और जब डीपोलराइजेशन होगा तो हमें पता है कि डीपोलराइजेशन के बाद सारी जो स्टेजेस हैं वो सब अपने आप होने लगेंगे, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, और उसके बाद रिकवरी फेज होने लगेगी। तो क्या है, सोडियम की जो फायरिंग हो रही है एपिलेप्सी में, हम क्या करेंगे, एपिलेप्सी में जो सोडियम की एंट्री है, सोडियम की फायरिंग है, इसको हम रोक देंगे, इसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फायरिंग ऑफ द सोडियम रुक जाएगा। तो एपिलेप्सी जो है इसको हम क्योर कर सकते हैं इस तरीके से। तो जितनी भी डिप्रेशन ड्रग्स होंगी वो भी यही काम करेंगी, इस सोडियम की एंट्री को कम कर देंगी। डिप्रेशन ड्रग क्या करेंगे, सोडियम की एंट्री को कम कर देंगे। एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स होंगी, एनेस्थेटिक ड्रग्स, वो भी सोडियम की एंट्री को कम कर देंगी। तो इसी तरीके से हम कोई भी ड्रग्स की मैकेनिज्म वो है चार्ट है, इस चार्ट से हम उसको पढ़ सकते हैं। मैकेनिज्म पढ़ने में हमें आसानी होगी, क्योंकि तुरंत समझ लेंगे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड प्रोटीन, यही 4 पे एक्शन करेगी, और जितनी भी फेजेस हैं वो रुक जाएंगी या तो होने लगेंगी। और जो स्टिमुलेंट ड्रग होंगी वो क्या करेंगी, सोडियम के एंट्री को बढ़ा देंगी। जब सोडियम के एंट्री को बढ़ा देंगी स्टिमुलेंट ड्रग, तो क्या हो जाएगा, डिपोलाइजेशन ज़्यादा होगा, यानी स्टिमुलेंट एक्शन आएगा। जैसे कैफीन है, निकोटीन है, जो कॉफ़ी और चाय में पाया जाता है। तो ये सारी मैकेनिज्म हम पढ़ लेंगे, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है बहुत। इसके बाद आता है न्यूरो हार्मोनल कंडक्शन, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।